तो विद्यार्थियों, हम आपको पढ़ा रहे थे कि टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण। आप जान गए होंगे कि टेरिडोफाइट प्लांटों में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जनरली समझ लो। और इनमें भ्रूण बनता है। जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिक और मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। बीजाणु उद्भिद से मतलब है मूल प्लांट बॉडी कैसी होगी? 2n। हालांकि गैमेटोफाइट भी होता है, लेकिन मुख्य पौधा जिसमें अधिकांश जीवन गुजारता है डिप्लॉयड अवस्था में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजाणु उद्भिद, स्पोरोफाइट। तो ये इनमें भ्रूण बनते हैं। जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं और नर जननांग को पुंधानी कहते हैं। संवहन ऊतक हमने बताया जाइलम फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। और ये एक स्थलीय पादप हैं। और इनमें रंभ विकसित रहता है। और पत्तियों की अगर बात करें तो पत्तियां सरल से लेकर संयुक्त होती हैं। और अगर इनके निषेचन के लिए बात करें तो निषेचन के लिए इनमें जल आवश्यक है। और इनके नर युग्मक को क्या कहते हैं? पुंमणु, एंथ्रोजॉय। और हमने ये भी बताया था कि इनमें जो पर्ण रहती हैं वो लघु पर्ण व गुरु पर्ण होती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पलों को ध्यान रखें, हमने आपके लिए लिखाया है। इनमें जो पर्ण है वो वास्तव में पर्ण कैसी है? लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण और गुरु बीजाणु पर्ण। और इनमें सम बीजाणु और विषम बीजाणु। सम बीजाणु में सारे जितने भी बीजाणु होंगे समान होंगे आकार आकृति में। विषम बीजाणुकता में बड़े और छोटे होंगे, बड़े भी होंगे कुछ छोटे भी होंगे। और इनमें जो जनन होगा वो वास्तव में विषम युग्मकी प्रकार होगा। ऊगैमस। ऊगैमस किसे कहते हैं? हमने आपके लिए बताया था कि मादा युग्मक बड़ा अगतिशील और नर युग्मक गतिशील छोटा। ये स्थिर है, ये गतिशील है।
इसे हम विषम युग्मक या युग्मज कहते हैं। तो अब हम आगे के और लक्षण देखते हैं। इनमें हमने आपके लिए ये भी बताया था कि ये जो पौधे होते हैं इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, अर्थात इनकी मोटाई में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन कुछ अपवादों में, कुछ उदाहरणों में ऐसा होता है, अर्थात इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन ये वास्तविक द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, ये असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है, वास्तविक द्वितीयक वृद्धि नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब है मोटाई में वृद्धि, तो वास्तविक नहीं है ये। इसके अलावा इन पौधों में बीज नहीं बनते और ना ही फल बनेंगे, फल और बीज इनमें नहीं बनते। और निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? यहां पे जल की आवश्यकता। इनमें जो टेरिडोफाइट होते हैं उनके भ्रूणों की अगर बात करें तो भ्रूण में ध्रुवता पाई जाती है। भ्रूण में क्या पाई जाती है? ध्रुवता, जिसे पोलरिटी कहते हैं। ध्रुवता दो प्रकार की है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो इनमें जो भ्रूण होगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक शीर्ष भाग होगा और एक आधारीय भाग होगा। शीर्ष भाग में आपको पत्तियां और प्ररोह मिलेगा, पत्ती और प्ररोह, हालांकि प्ररोह में ही पत्ती आ जाती है। और आधारीय भाग में आपको क्या मिलेंगे? जड़ और फुट, जड़ और फुट मिलेंगे और कुछ में निलंबक मिलेगा, सस्पेंसर, कुछ में निलंबक भी आपको मिलेगा। तो यहाँ अगर अनपरस्थ विभाजन हो जाए तो ऊपरी भाग शीर्ष, पत्ती और रो बनाता है और आधारीय भाग जड़ और फुट बनाता है। तो ये क्या है? भ्रूणों में पाई जाने वाली ध्रुवता है। तो ध्रुवता को बहिर्मुखी कब कहेंगे? ध्रुवता को बहिर्मुखी जब कहेंगे जो स्त्रीधानी होती है। हमने आपके लिए बताया था कि स्त्रीधानी के दो भाग हैं, नेक और अंडदा, ग्रीवा और अंडदा, ग्रीवा और अंडदा। तो अंडदा अगर नीचे की ओर है और ग्रीवा ऊपर की ओर है, इसका मतलब है जो भ्रूण होगा वो यहाँ बिल्कुल सीधा इस कंडीशन में होगा जैसे यहाँ पर है। तो अगर भ्रूण का शीर्ष भाग ग्रीवा की ओर हो और आधारीय भाग अंडता की ओर हो तो उसे हम कहेंगे बहिर्मुखी भ्रूणता, बहिर्मुखी भ्रूणता। जैसे ये भ्रूण अगर यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ हो ये, तो इसे बहिर्मुखी कहेंगे। अगर ये भ्रूण उल्टा हो जाए
अर्थात आधारीय भाग ऊपर की ओर और शीर्ष भाग नीचे की ओर। तो आधार ऊपर और शीर्ष नीचे, तो इसे क्या कहेंगे हम? अंतर्मुखी भ्रूणता कहेंगे, अंतर्मुखी भ्रूणता। तो अंतर्मुखी में उल्टा होता है और बहिर्मुखी में शीर्ष ऊपर और आधार नीचे। अर्थात जो स्त्रीदानी होती है उसकी ग्रीवा की तरफ शीर्ष और अंडदा की तरफ आधार, और अंतर्मुखी में क्या होगा? आधार ग्रीवा की तरफ और जो शीर्ष है वो अंडदा की ओर, उल्टा होगा। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी समझ। अगर आप एग्जाम्पल देखें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में, तो यहाँ पे आपको बहिर्मुखी के एग्जाम्पल मिलेंगे। साइलोटम, इक्विसिटम, और ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम। और अंतर्मुखी के अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, और आइसोटीज। आइसोटीज। तो ध्यान रखें बहिर्मुखी में यह कंडीशन होगी, शीर्ष भाग ग्रीवा की तरफ, स्त्रीदानी की ग्रीवा की तरफ, ये स्त्रीदानी है, ध्यान रखनी है। स्त्रीदानी मतलब मादा जननांग, और आधार भाग अंडदा की ओर, और इसे बहिर्मुखी कहेंगे। और बहिर्मुखी के उदाहरण क्या है? साइलोटम, इक्विसिटम, ऑफियोग्लोसम। अंतर्मुखी में उल्टी कंडीशन होगी, शीर्ष नीचे की ओर, आधार ऊपर की ओर, अर्थात शीर्ष भाग अंडदा की ओर, आधार ग्रीवा की तरफ। तो इसमें एग्जाम्पल होंगे लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, आइसोटीज। ध्यान रखनी है। तो भ्रूणों में, टेरिडोफाइट के भ्रूणों में ध्रुवता को आप समझ चुके हैं। इसके अलावा सामान्यतः जो विभाजन होते हैं भ्रूण में, प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है। भ्रूण में प्रथम विभाजन कैसा होता है? अनुप्रस्थ। अब हम एक नई शब्दावली पढ़ेंगे, पार्श्व भ्रूणता। पार्श्व भ्रूणता। तो पार्श्व भ्रूणता क्या होती है? जैसे ये कोई भ्रूण है, इसमें प्रथम विभाजन सामान्यतः अनुप्रस्थ होता है। ये अनुप्रस्थ लंबाई के ठीक अनुदिश ना होकर लंबाई के समकोण पर होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? अनुप्रस्थ विभाजन कहेंगे। अनुप्रस्थ विभाजन। परंतु कभी कभी प्रथम विभाजन वर्टिकल हो जाता है, अनुदैर्घ्य, जिसे क्या कहेंगे हम? अनुदैर्घ्य, वर्टिकल। तो इस अवस्था में ये व्यवस्था जो पाई जाती है, ये फर्नों में पाई जाती है। और फर्मी कैसी? लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट।
रेंजिएट। हम बताएंगे आपके लिए कि लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट क्या होता है। तो भ्रूणों में अंदर विभाजन हो, उसी को हम क्या कह देते हैं, पार्श्व भ्रूणता कह देते हैं। ये फर्नों में पाया जाता है। कौन सी फर्न? लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। देखो विद्यार्थियों, हम एक नया लक्षण पढ़ेंगे, शंकु। शंकु सामान्यतः आपने सुना होगा, जिसे हम कौन कहते हैं। आपने सुना होगा कि ये जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पादप समूह में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म उन्हें कहते हैं जिनमें फल नहीं बनते परंतु बीज बनते हैं। अर्थात बीज फलवित्ती के अंदर नहीं होते, इसीलिए नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म इन्हें कहते हैं। ध्यान रखें, नग्न बीजी। जिम्नो का मतलब नग्न है और स्पर्म मतलब बीज, तो नग्न बीजी इन्हें कहते हैं। अर्थात ऐसे बीज जिनके ऊपर फलवित्ती नहीं पाई जाती, और फलवित्ती ही क्या होता है, फल होता है, तो निश्चित रूप से ये बीज नग्न होंगे। तो नग्न बीजी इनका दूसरा नाम है। जिन प्लांटों में फल बनते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं, और जिन प्लांटों में फल नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी बोलते हैं। तो शंकु सामान्यतः इनमें पाया जाता है। शंकु होता क्या है, जैसे ये कोई स्टेम है और स्टेम पर क्या लगेंगी, लीफ लगेंगी, और लीफ सघन रूप अपनाकर वो क्या बना लें, एक कौन जैसी रचना बना लें। उसी को हम क्या कह देते हैं, शंकु। तो वास्तव में जो बीजाणुपर्ण होती हैं, बीजाणुपर्णों का सघन रूप ही क्या कहलाता है, कौन कहलाता है। जो सघन रूप से व्यवस्थित होकर कौन जैसी रचना बना लेती हैं, उसी को शंकु कहते हैं। तो शंकु जिम्नोस्पर्म में बनते हैं सामान्यतः, लेकिन हम टेरिडोफाइट में शंकु पढ़ रहे हैं। तो टेरिडोफाइट में भी शंकु बनते हैं, ध्यान रखें। शंकु कहां बनेंगे, उनके उदाहरण सुने। स्लेजिनेला, शंकु बनेगा स्लेजिनेला में। लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम में। तो शंकु हो चुका है। अब हम एक नई शब्दावली है जिसे बोलते हैं स्पोरोकार्प। पूछते हैं वो, स्पोरोकार्प निम्न में से पाए जाते हैं। तो स्पोरोकार्प समझें क्या है। तो स्पोरोकार्प वास्तव में एक ऐसी रचना रहती है जिसके अंदर बीजाणुधानियां लगी रहती हैं। ये स्पोरोकार्प एक आवरण जैसी रचना है जिसमें अंदर क्या है, बीजाणुधानियां लगी रहती हैं।
तो ये क्या है? बीजाणु धानियां। तो कुछ पौधों में बीजाणु धानियां एक विशेष रचना के अंदर लगती हैं जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प। तो ये जो रचना आपको दिखाई दे रही है ये स्पोरोकार्प है, अंदर बीजाणु धानियां लगी हुई हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ये शंकु के एग्जाम्पल हैं दोनों। तो जो स्पोरोकार्प है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसके एग्जाम्पल हैं एजोला, मार्सिलिया और सेल्विनिया। और शेल्विनिया। तो तीन एग्जाम्पल हैं इसके स्पोरोकार्प के। तो शंकु आप समझ चुके, स्पोरोकार्प आप जान चुके। अब हम देखते हैं कि जो बीजाणु धानियां रहती हैं, बीजाणु धानियां ध्यान रखनी है, जिनमें बीजाणु बनते हैं वो समूहों के रूप में पाई जाती हैं। तो बीजाणु धानियां का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोरस। तो यह क्या है? बीजाणु धानियों का समूह। तो बीजाणु धानियों के समूह को हम क्या कहते हैं? सोरस। तो जो एक गण है फिलिकेलीज, फिलिकेलीज जो गण है, इस गण में बीजाणु धानियों की तीन प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। बीजाणुओं के जो सोरस हैं वो उनमें अलग अलग व्यवस्था पाई जाती है। तो सोरसों के हम तीन प्रकार पढ़ेंगे फिलिकेलीज गण में। नंबर 1, सरल। सरल सोरस। इनमें क्या होगा सरल सोरस में कि सारे जो जितनी भी बीजाणु धानियां हैं वो एक साथ परिपक्व होंगी, एक साथ परिपक्व होंगी वो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, बॉट्रिकियम, और ऑफियोग्लोसम। बॉट्रिकियम और ऑफियोग्लोसम ये इसके उदाहरण हैं। अब दूसरे में अगर हम देखें
श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध में क्या रहेंगे? केंद्रीय भाग में परिपक्व होंगी बीजाणुधानियां, केंद्रीय भाग में परिपक्व और परिधीय भाग पर युवा होंगी। परिधीय भाग पर क्या होंगी? युवा बीजाणुधानियां होंगी। तो ये मार्सिलिया और साइथिया में रहता है। मार्सिलिया, उदाहरण में मार्सिलिया और साइथिया। तो ध्यान रखें, यहां बीजाणुधानियां एक साथ परिपक्व होंगी सोरस में, सरल सोरस में। एग्जाम्पल है बॉटिकियम और ऑफ्यूग्लोसम। श्रेणीबद्ध में केंद्रीय भाग में परिपक्व बीजाणुधानियां होंगी और परिधीय भाग में युवा बीजाणुधानियां होंगी। विद्यार्थियों रिजॉइन करेंगे।